नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेंगे, जहां पर पहाड़ी राज्यों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसानों के हित में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 स्कीम की शुरुआत की है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों की आय दोगुना करने का ये मतलब नहीं कि बाजार में उत्पाद की कीमतें बढ़ जाएं। सिंधिया ने कहा कि किसानों के उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, ताकि कृषि उत्पाद नष्ट न हो सके। इसी के साथ सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की है, ताकि जल्द ही नष्ट होने वाले सामानों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इससे सामान की बर्बादी भी कम होगी और ताज़ा सामान बेचकर किसान ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो सामान पहले एक दिन या फिर 2 दिन में एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचता था, अब कुछ घंटों में उसे पहुंचाया जा सकेगा और इससे उपभोक्ता और किसान दोनों लाभान्वित होंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत के बाद सुदूर क्षेत्रों में सामानों को जल्द से जल्द पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये कृषि उड़ान योजना जो किसानों के लिए एक बार फिर से शुरू की गई है, क्या कुछ इसमें खास है और किस तरीके से इसमें काम होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के और किसानों की जो बीच में दुविधा बनी हुई थी, वो दूर होने करने की सरकार बिल्कुल कोशिश करती नज़र आ रही है और इसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कह सकते हैं 2.0 की स्कीम की जो है शुरुआत की गई है, जिसके अंदर किसानों को भरपूर फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से किसानों के लिए कहीं न कहीं जो दिक्कतें आती थी फसलों को लेकर या फिर कहें जो खाद्य सामान होते थे, वो जल्दी खराब हो जाते थे, मार्केटों में नहीं, मंडियों में नहीं पहुँच पाते थे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत जो है किसानों को आती थी और किसानों की जो फसलें थी वो बिल्कुल बर्बाद होती थी। मगर उसी को लेकर अभी से यानी कि 2.0 के अंदर स्कीम के अंदर लगातार यही कोशिश की गई है कि सरकार का जो कोशिश है वो किसानों तक पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, जो किसानों का जो नुकसान होता था वो ना हो। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं किसानों को मनाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है सरकार। मगर बात करें जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से स्कीम को शुरुआत की गई है और कहीं न कहीं ये भी कोशिश की गई है कि जो उनके खाद्य सामान यानी कि कह सकते हैं जो फसलें जो ऐसी खाद्य जो खराब होने वाली फसलें होती हैं या फिर खाद्य सामान जो होते हैं, चाहे उसमें टमाटर हो या फिर और सब्जी सामान हो जो खाने की सब्जी यूज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं जल्दी खराब होते हैं और उसी को लेकर कहीं न कहीं विदेशों के अंदर बात करें या फिर राज्यों के अंदर बात करें, तो ये फ्लाइटों के द्वारा यानी कि जहाज के द्वारा ही अब एक कुछ घंटों के अंदर पहुँचाया जाएगा, जो पहले कम से कम 1 या 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर पहुँचाया जाता था। मगर जिस तरीके से अब किसानों के लिए फ़ायदे देने की बात की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है किसानों को मुनाफ़ा हो और किसानों को जो मुनाफ़ा है वो डायरेक्ट उन तक पहुँचे। मगर देखना होगा इस स्कीम से क्या किसान जो है वो संतुष्ट होंगे या फिर इसी तरीके की नाराज़गी देखने को मिलेगी जो अभी तक देखने को मिल रही थी। जी। लेकिन राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि प्लेन से यहाँ पर अब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, अब प्लेन का अगर इस्तेमाल होगा तो उसका खर्चा क्या सरकार वहन करेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस स्कीम की ये शुरुआत की जा रही है और जो फसलों को या खाद्य सामानों को क्या कह सकते हैं एयरलाइंस के द्वारा भेजने की कोशिश की जा रही थी, तो वो क्या सरकार खर्चा उठाएगी या किसान को खर्चा उठाएंगे? मगर यहाँ पर भी सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अंदर भी अब सरकारों के कह सकते हैं सरकार के द्वारा किसानों को छूट दी जाएगी और हर तरीके से राहत देने की कोशिश की जाएगी। मगर किसानों को ये स्कीम जो है ये फ्री नहीं मिलने वाली है, मगर इसका कुछ चार्जिंग जरूर देना होगा। वो कितना देना होगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है और सरकारें कितने राहत देंगी एयरलाइंस की सर्विस के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट पे जाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली को कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए थी या फिर क्या लोडिंग की सुविधा होनी चाहिए थी, उसके अंदर भी राहत देने की सरकार ने भरपूर कोशिश की और कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश दिखती हुई नजर आ रही है। जी। लेकिन राजीव, जिस तरीके की ये स्कीम जारी की गई है, खुद प्लेन
आसानी से किसान जो है वो यहाँ पर जाकर अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो संपन्न किसान है वो यहाँ पर जा सकते हैं और प्लेन का खर्चा वहन कर सकते हैं। लेकिन बात करें गरीब तबके के किसान की और मिडिल क्लास किसान की, तो आखिर वो इन तमाम चीजों को किस तरीके से वहन करेंगे, और जिन्होंने कभी प्लेन में सफर किया ही नहीं वो क्या इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सरकार ने इस तरफ बिल्कुल गौर करना चाहिए था कि जो लोग प्लेन का खर्चा या फिर लोडिंग का खर्चा या फिर कहें पार्किंग का खर्चा जो अफोर्ड कर सकते थे, वो कहीं न कहीं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जो गरीब किसान है या फिर कहें जो मिडिल क्लास के किसान है, वो क्या इसको अफोर्ड कर सकता है? उसके लिए क्या सरकार की तरफ से योजनाएँ होनी चाहिए थी, वो स्पष्ट नहीं की गई यहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। मगर यहाँ पर बात करें किसानों को समझाने की या किसानों को सरकार के फायदे बताने की, तो वो ज़रूर बताने की कोशिश की गई है, मगर कहीं न कहीं ये सिर्फ़ अपर क्लास के लिए किया गया है, ना कि ग्राउंड क्लास के लिए। और यही चीज़ अब किसानों की कहीं न कहीं मुश्किलें बनती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि किसान लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं सरकार से उम्मीद कर रहे थे, सरकार उनकी तरफ मदद करे, जो बारिश की वजह से या फिर बेमौसम की जो बारिश होती थी, उसके अंदर कहीं न कहीं फसलें खराब होती थी और कहीं न कहीं जो सामान जो था, खाद्य सामान जो था, वो कहीं न कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ले जाने के लिए कहीं न कहीं काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उसके अंदर कहीं न कहीं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। मगर अब वो चीज़ सरकारें कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश कर रही है, मगर अभी भी कहीं न कहीं गरीब जो किसान है, जो अपनी फसलों को ट्रैक्टर के द्वारा भी या फिर ट्रॉली के द्वारा भी कहीं न कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य पे नहीं ले जा सकता है। क्या सरकार के द्वारा उन किसानों के लिए या फिर मिडिल क्लास के किसानों के लिए क्या कोई कदम उठता हुआ नज़र आएगा? मगर अभी तक जो कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ़ अपर क्लास के किसानों के लिए ही होती हुई नज़र आ रही है। जी। यानी कि सीधे तौर पर राजीव ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो लगातार जिस तरीके से कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं और उसके विरोध में लगातार पिछले 11 महीने से ज्यादा समय से किसान बॉर्डर पर सड़कों पर बैठे हैं, उन्हीं किसानों की जो नाराजगी का खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। उसी खामियाजे से बचने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को मात्र साधने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि नई से नई स्कीम लाई जा रही है, लेकिन उस स्कीम का जनता पर किस तरीके का असर होगा या फिर किसान उस पर किस तरीके से उसका खर्च वहन करेंगे या फिर उसका लाभ ले पाएंगे या नहीं, इन चीजों पर विचार विमर्श कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा जिस तरीके से किसान जो है वो नाराज़ थे और लगातार सड़कों पर बैठे हुए थे और कहीं न कहीं लगभग 1 साल का समय हो चुका है और सरकार जो है वो किसानों को मनाने की ज़रूर कोशिश कर रही है, मगर तीनों ही कृषि कानून जो है वो वापस लेने की नहीं कोशिश की जा रही है, ना ही उसमें संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ़ फ़ायदे गिनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत ये कह सकते हैं 2.0 की जो स्कीम है, वो भी कहीं न कहीं यही चीज़ दर्शाती है कि किसानों को सिर्फ़ फ़ायदा बताना है, ना कि जो मिडिल क्लास है या फिर गरीब क्लास के जो किसान है उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाहिए। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है जो मिडिल क्लास है, जो गरीब क्लास के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी योजना होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब बेमौसम बारिश होती है और कहीं ना कहीं फसलें खराब होती हैं तो बड़े किसान हो या छोटे किसान हो या मिडिल क्लास के किसान हो, सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर बड़े क्लास के किसानों की बात करें तो वो अपना खामियाजा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, मगर जो गरीब है, जिनके पास छोटी जमीन है, छोटे ही खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं दिक्कतें होती है और वो कहीं न कहीं कई बार तो कर्ज के बोझ के मारे कहीं न कहीं दबते हुए नजर आते हैं और कहीं न कहीं कई बार तो सुसाइड भी करी जाती है। मगर कहीं न कहीं यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से जितने कदम उठने चाहिए, वो सिर्फ अभी तक जो देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ किसानों को मनाने के लिए किया जा रहा है और ताकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है या फिर विधानसभा के चुनाव है या राज्य के चुनाव है, उसके अंदर कहीं न कहीं किसानों को सिर्फ मनाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर किसानों की जो परेशानी है, वो सबसे बड़ी कहीं न कहीं गरीब किसानों की या फिर मिडिल क्लासों की सामने होती हुई नजर आएगी। जी। बिल्कुल। अब देखना होगा, ये सबसे अहम देखना है कि किसान इसको किस तरीके से इस जो ये योजना अब सरकार द्वारा लाई गई है इसको किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अभी फिलहाल किसानों का किस तरीके का रुख इस योजना को लेकर है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से कल शुरुआत की गई ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इस स्कीम की और ये स्कीम को कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों के हितों में काम कर रही है, किसानों को भरपूर फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से अभी भी कहीं न कहीं दुविधाएँ बनती हुई नज़र आ रही है। किसानों की तरफ से अभी जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि किसानों को ये स्कीम के बारे में भी पूरा नहीं पता है। जैसे-जैसे स्कीम के बारे में पता लगता जाएगा, तो कहीं न कहीं किसानों की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेगी। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीब किसान को किस तरीके की सरकार जो है मदद करेगी। मगर ये चीज़ जो स्कीम लाई गई है, ये सिर्फ़ अपर क्लास के किसानों के लिए है। मगर यहाँ पर बात करें गरीब किसानों की,
तो उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ये सरकार को खुद तय करना होगा। और सरकार को ये भी समझना होगा कि सबसे ज्यादा जो है वो गरीब किसानों को ही उन्होंने मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि अपर क्लास की। अपर क्लास एक बार को एडजस्ट कर सकता है, गरीब हम्म। क्लास का जो किसान है वो एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ कदम होने चाहिए थे। मगर जो इस तरीके की सरकार की तरफ से योजनाएं लेके आई जा रही हैं, चाहे वो 2.0 हो या फिर कहीं और स्कीम हो या किसानों को और फायदा बताने की स्कीम हो, वो लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है। सरकार अच्छा कदम उठा रही है, मगर अच्छे कदम के साथ साथ जो किसानों की जो मांग है उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। और किसान जो लगभग एक साल से लगभग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और परेशानियों को सामना कर रहे हैं, खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है। मगर यहाँ पर सरकार को समझना होगा कि अगर वोट बैंक चाहिए तो सभी किसानों का होगा, ना कि अपर क्लास के किसानों का। मगर गरीब किसानों को भी कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद होगा। मगर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में या फिर अपर क्लासों के बारे में, किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। गरीब किसान जो है वो शायद अभी भी दबता हुआ नहीं जा रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केजरीवाल मानसा के ट्रेडर्स के साथ बैठक करेंगे, जबकि दूसरे दिन बठिंडा जिले के ट्रेडर्स के साथ बैठक की जाएगी। आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान नील गर्ग ने बताया कि 28 अक्टूबर को मानसा के विरासत पैलेस और 29 अक्टूबर को बठिंडा के ग्रीन पैलेस ग्रीन सिटी रोड पर अरविंद केजरीवाल व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। मानसा के विरासत पैलेस में होने वाले समारोह में 500 व्यापारियों को बुलाया गया है, जबकि बठिंडा के ग्रीन पैलेस में होने वाली बैठक में 1000 व्यापारी हिस्सा लेंगे। विभिन्न कारोबार से जुड़े व्यापारियों को इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रण भेजे गए हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर प्रोग्राम में आने वाले व्यापारियों को विशेष आमंत्रण कार्ड भेजे गए हैं, जिन पर बारकोड है। कार्ड को स्कैन करने के बाद ही समागम में दाखिला मिल पाएगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनावों में समय कम रह गया है और अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल खुद अब चुनावों के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल खुद जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं। पंजाब आकर वो एक बार फिर से 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर ट्रेडर्स के साथ बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कोई बड़ा ऐलान या फिर कोई चुनावी ऐलान भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी जनसभा उनकी ये है, चुनावी मीटिंग, चुनावी दौरा, और इसी में ट्रेडर्स के साथ मुलाकात वो करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन ट्रेडर्स के साथ मुलाकात में किस तरीके की तमाम स्थितियाँ जो हैं वो बनती हैं। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरा अरविंद केजरीवाल का है, आज वो पहुंचने वाले हैं, वो मानसा पहुंचेंगे और तमाम चीजों का जायजा लेंगे और ट्रेडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। चुनावी दौरा, क्या फिर से चुनावी कोई सौगात दे सकते हैं या फिर कोई चुनावी ऐलान? देखिए, इसे हम पूरी तरह से चुनावी दौरा ही देखेंगे। तो देखिए, इस बार इनकी मुलाकात व्यापारियों से है और वो भी पंजाब के। अब आप इसे किस हिसाब से देखेंगे? ऑफ कोर्स ये चुनावी दौरा है, क्योंकि एक तरह जहां पंजाब सरकार अपनी इन्वेस्टर समिट करने में लगी हुई है, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली से यहाँ आके यहाँ पंजाब के व्यापारियों से मीटिंग करेंगे। करीब 500 के करीब व्यापारियों को आज बुलाया गया है, जिनसे मानसा में मीटिंग करेंगे और उसके बाद अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। अब इलेक्शन से पहले जब आप व्यापारियों से डिस्कशन करते हैं तो किस चीज के लिए आप डिस्कस करते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली वो अपनी पॉइंट रखेंगे कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें किस तरह की सहूलियत मिल सकती है। 2 दिन का दौरा, आज भी इन दोनों दिनों इन्होंने मुलाकात करने की अगर हम बात करें, आज 500 के करीब व्यापारी है, तो कल 1000 के करीब व्यापारियों से इन्होंने मुलाकात करनी है। कल की जो मुलाकात होगी बठिंडा में होगी, तो आज की जो मुलाकात है वो मानसा में होगी। अब बात यह है कि इसके एक इलेक्शन के दौरे के तौर पे ही देखना चाहिए। जो सबसे पहले ये अगर कहें कि तीसरा दौरा एक तरह से अगर कह सकते हैं हो चुका है अरविंद केजरीवाल का। सबसे पहले दौर पे हम बोल सकते हैं कि आम आदमी, या हम कहें कि आम जनता के लिए वो अपनी बातें कह के गए थे, जिसमें फ्री बिजली, वही हम बात कर सकते हैं कि जो बिजली के बिल उन सबको लेकर डिस्कस किया गया। दूसरी बार जब वो आए थे तो हेल्थ या फिर मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर बोल के गए थे। अब जब वो अब चौथी एक बड़ी, अगर हम कहें तीसरी जब आ रहे हैं, तो अब सीधे तौर पे अपना बोल रहे हैं
कि इंडस्ट्रीज को क्या फायदा है। तो आप देखिए एक एक करके वो अपने हर एक दौरे में किसी एक पहलू को अपने साथ ला रहे हैं। आम जनता हो चुकी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद अब इंडस्ट्रीज हो चुकी है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय आ रहा है इलेक्शन के नजदीक, वैसे ही अरविंद केजरीवाल पंजाब में लगातार रेगुलर प्रेजेंट हो रहे हैं। पर क्या इसे पॉजिटिवली देखें, क्योंकि देखिए एक अलग इमेज या फिर हम क्या एक अलग मैसेज भी भेजता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हर एक बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब में आएंगे, तो क्या अभी भी आम आदमी पार्टी के पंजाब के लिए कोई एक बड़ा फेस नहीं है? क्या उन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा आम आदमी पार्टी से कौन होगा? क्या ये एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि ये एक नेगेटिव पॉइंट बार-बार अरविंद केजरीवाल खुद आके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक हो सकता है। पर हाँ, इन्वेस्टर से जो आज की मीटिंग है, ये एक अलग मैसेज जरूर देती हुई नजर आएगी कि आम आदमी पार्टी हर एक पहलू को टैकल कर रही है। तो वो एक दूसरा पॉइंट है जो लोग शायद एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी। अमित, देखिए पंजाब में कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था जिस तरीके से कर्मचारी जो हैं, ये जो व्यापारी है वो सरकार से नाराज थे। लगातार बैठकों का दौर भी चला और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो तनातनी यहाँ पर व्यापारियों और पंजाब सरकार के बीच है, क्या उसी का खामियाजा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेजर किसी भी सूबे के लिए सबसे जरूरी होती है इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ही होती है जो मेजर इन्वेस्टमेंट लाती है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है और साथ ही साथ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। कि किसी भी अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो आम जनता में गुस्सा होगा। अगर इनसफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट होगी, अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी तो ऑफकोर्स हाई लेवल जॉब्स भी मिलेंगी, चाहे छोटे तबके से लेके हायर सीनियर तबकों सब में जॉब्स की वैकेंसीज आएंगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे अप्लाई करने की और काम करने की। पर सवाल यही उठता है कि कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से कोविड के टाइम से लगातार इंडस्ट्रीज पंजाब से जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, जो अभी इन्वेस्टर्स में हम देख रहे हैं जो करवाया जा रहा है, ये भी इंडस्ट्रीज को पंजाब में लाने के लिए कई बड़े वादे भी किए गए हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वैट घटाने की बात की गई है, बिजली के मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है कि बिजली के बिल भी आधे हो जाएंगे, फिक्स पावर चार्जेस आधे हो जाएंगे। तो देख सकते हैं पंजाब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश रखा जाए, कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाए। पर हम इस अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब के आसपास की इंडस्ट्रीज जो नेबरिंग स्टेट्स है, साउथ हिमाचल प्रेफर कर रहे हैं, हरियाणा प्रेफर कर रहे हैं, तो लोग वहां अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसी चीज को रिटेन करने के लिए पंजाब सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो इसी में आम आदमी पार्टी भी अपना जोर आजमा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से वादे दे रही है, मीटिंग करेगी। देखिए इस मीटिंग में क्या क्या चर्चा हो सकती है, इस मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कि आगे की रणनीति क्या रह सकती है, कि जब आम आदमी पार्टी आती है तो किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है, कि क्या रेट कम किए जाएंगे, क्या फिक्स चार्जेस कम किए जाएंगे, क्या इनको क्या कंसेशन मिलेगा, क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। इन सब चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। लैंड रेवेन्यूज में कि लैंड में जो जमीन आप इंडस्ट्रीज के लिए खरीदते हो उसमें आपको कितना कंसेशन मिलेगा, वो सब फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर चर्चा पूरे की जाएगी और सीधे तौर पे इंडस्ट्रीज को लुभा के रखने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली मॉडल बार बार यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब बात ये होती है कि क्या पंजाब के लिए दिल्ली मॉडल काफी है या फिर पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी को बिल्कुल एक नया मॉडल लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन अमित, अगर बात की जाए व्यापारियों के साथ मीटिंग की तो देखिए चर्चा तो काफी अहम मुद्दों पर होगी, लेकिन फिलहाल कयास क्या लगाए जा रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं किस तरीके से आज ऐलान कर सकते हैं व्यापारियों के समर्थन में? देखिए यही एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हम कल की अगर बात करें कैबिनेट के बाद कई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, चाहे वो फिक्स बिजली के फिक्स चार्जेस की बात हो चाहे वैट की बात हो, वो ऐलान हो चुके हैं। अब बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल क्या ऑफर करने वाले हैं। शायद यही सब मुद्दे जिनको ऑलरेडी पंजाब सरकार अनाउंस कर चुकी है, यही सब चीजें उनकी तरफ से भी अनाउंस की जा रही थी, पर अब उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अब यही सवाल होगा और यही देखना होगा कि क्या होगा। सबसे अहम मुद्दा अगर हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं तो वो हम इनकम टैक्स रिटर्न, वैट, सीए, जीएसटी, इनमें कोई मेजर कंसेशंस के ऊपर बातचीत हो सकती है। खैर जीएसटी सेंटर सब्जेक्ट सेंटर के अंडर आता है तो शायद एज सच उस पर इतना कंसेशन नहीं हो पाएगा, पर वैट और अगर हम कहें कि लैंड रेवेन्यूज या फिर हम कहें कि जमीन खरीद की कीमतों में कंसेशंस को, इन सब को लेकर चर्चा की जा सकती है। बिजली के रेट्स को लेकर भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि मेजर कोई भी इंडस्ट्री जब पंजाब में आती है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और उसकी कॉस्ट में अगर कोई बड़ा कंसेशन मिलता है तो ये भी एक की फैक्टर पंजाब के लिए और पंजाब में जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए बन सकता है। साथ साथ चीप लेबर प्रोविजन और कि कितने टाइम तक आप लेबर को रिटेन कर सकते हैं, चाहे 24/7 इंडस्ट्री चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, उन सब फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। और कोई एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है जिसमें हम कहीं कंसिडर करें जो उनके लिए इंश्योरेंस की स्कीम्स हो, चाहे लेबर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन राइट्स हो, चाहे लेबर लॉस को कोई कंसेशन किया होगा, उन सब फैक्टर्स के ऊपर पंजाब स्पेसिफिकली वादे किए जा सकते हैं। जी
अमित, लेकिन सबसे अहम बात तो देखिए ये भी है ना कि जिस तरीके से आज दिल्ली मॉडल की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की तर्ज पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी ऐलान करें, लेकिन पंजाब की भौगोलिक स्थितियां क्या कहती है? क्या दिल्ली मॉडल पंजाब में काम कर पाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, हमें साइज कंपैरिजन रखना पड़ेगा। दिल्ली कंपैरेटिवली बहुत छोटा है पंजाब से, वहीं पंजाब में एरिया टू एरिया हर फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो बॉर्डर एरियाज में जो सेंटर्स में जो पंजाब के डेवलप एरियाज हैं उनको बॉर्डर एरिया में सेम आपको फैसिलिटीज दी जा सके। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वेरी भले ही ना करें, पर अब ये बात होगी कि क्या इंडस्ट्रियल किस लैंड रेट पे मिलेंगे। तो देखिए, हर एक फैक्टर है, क्या जमीन उस रेट में मिल पाएगी, उस सेफ्टी सिक्योरिटी मिल पाएगी, वो आगे एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग कोई भी इंडस्ट्री जो पंजाब में आती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आती है कि क्या 10 15 20 साल हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे सेफली चल पाएगी, क्या रेगुलरली हमें सरकार से सपोर्ट मिलेगा। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर वो कंसिडर करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली एक बहुत अच्छी इमेज दे चुका है, क्योंकि अगर बताया कि देश का कैपिटल भी है, एक मेजर रेवेन्यू सोर्स वहीं पे ही है, और काफी ज्यादा अगर हम कहें एक्टिव इंडस्ट्री वहां पे देखने को मिल रही है। पंजाब को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने काफी मशक्कत करनी पड़ रही है पंजाब सरकार को। अगर हम ऑल ओवर पिछले टर्म्स की बात करें तो एक इतना ज्यादा पॉजिटिव इमेज नहीं जा पाया, चाहे उसमें हम बात करें पंजाब में इमरजेंसी के कारण हम बोले, या फिर पंजाब की वैसे हम बोल सकते हैं जो माहौल तनावपूर्ण रहा है, तो उससे इंडस्ट्रीज को उतना बूस्टअप नहीं मिल पाया है। इसलिए शायद पंजाब एक खेती आधारित सूबा ज्यादा दे और एक दूसरा हम लोग खेती आधारित सूबा ज्यादा है। तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है कि इंडस्ट्रीज के लिए जो लार्ज स्केल लैंड की जरूरत होती है वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं अड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर अब जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें कई ज्यादा कंसेशन दिए जा रहे हैं, पंजाब सरकार की तरफ से काफी सपोर्ट दिया जा रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में क्या कुछ ऑफर करते हैं। क्योंकि देखिए, ये बेसिकली एक ऑफर ही होगा कि हम अगर आप यहाँ पंजाब में आते हैं और अगर आम आदमी की सरकार होगी तब आपको हमारी तरफ से ये कंसेशन दिए जाएंगे। वही यही कंसेशन के थ्रू कि हम इंडस्ट्रीज के लिए ये बड़ा मेजर स्टेप रखने वाले हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ से आएंगी इसलिए आप हमें चुने। आम जनता को इसके थ्रू, क्या हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज के थ्रू एक पूरा सर्कल बनाया गया कि इंडस्ट्रीज को हम लाएंगे, इसके लिए आपको हमें जिताना होगा, तो हमारी तरफ से ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आनी है और कि इनसे आप सबको जॉब मिलेंगे। अब ये देखना हो किन इंडस्ट्रीज को अरविंद केजरीवाल टारगेट करते हैं, क्योंकि अभी तक लिस्ट क्लियर नहीं है कि 500 इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट है जिसे 500 लोगों को इनवाइट किया गया। अब इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, ये भी एक बहुत की फैक्टर हो। क्या हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोग थे, या फिर मेटल इंडस्ट्रीज या मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज थी, या फिर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी या कार प्लांट्स थे। तो इन सभी फैक्टर्स को आप सबको कंसिडर करना, क्योंकि हर एक कंपनी या फिर हर एक इंडस्ट्री अपने साथ एक अलग पूरा वर्क सेक्टर लेके आती है और उसके एक अलग एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अब जरूर देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल किन लोगों को या फिर हम कहें किस इंडस्ट्रियलिस्ट के तबके को टारगेट करने हैं, क्या वो आईटी सेक्टर है या फिर वो हमारे कह सकते हैं कि हमारा ऑटो सेक्टर है। जी ठीक है अमित, लेकिन देखिए एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज आ रहे हैं, क्या मात्र वो बैठक करेंगे या फिर कोई रैली को भी संबोधित करेंगे? और इसी के साथ अगर रैली को संबोधित करते हैं, क्योंकि किसानों के समर्थन में उन्होंने मना किया है, रैली को संबोधित वो नहीं करेंगे, अगर संबोधित करते भी है या नहीं करते ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनियां ये जो 500 लोगों की लिस्ट है इसमें शामिल होती है, जो कंपनी शामिल होगी उसके लिए जो ऐलान अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी के लिए अब उतना आसान होगा पंजाब में इस बार सरकार बनाना? क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर खेल रही है और बहुत सारे ऐलान सीएम चन्नी कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ चुकी है, जो उनके अंदरूनी मनमुटाव है वो एक तरफ चल रहा है, पर कांग्रेस सरकार काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, प्रॉमिसेस कर रही है, लोगों को अपने वादे, काम किए हुए वादे दिखाना शुरू कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। तो इसका अब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऑपोजिशन इस बात का फायदा नहीं उठा सकते कि कांग्रेस इंटरनल फाइटिंग में बिजी है। अब सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल के ऐलान का, सबसे पहली बात, किसानों की तरफ से सीधे तौर पे एक कहा गया था कि जब तक इलेक्शंस ऑफिशियली अनाउंस नहीं होते तब तक आप किसी तरह की रैली ना करें, जिसपे सबसे पहली हामी आम आदमी पार्टी ने भरी थी। इसका किसानों ने भी कहीं ना कहीं स्वागत किया था। उन्होंने माना था कि आम आदमी पार्टी, जिस दिन ये मीटिंग की गई थी, उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी ने हमारे सामने ही हामी भर दी है और खुद अरविंद केजरीवाल भी हामी भर के गए। अब बात यह है इंडस्ट्रियलिस्ट के अनाउंसमेंट का, सवाल ये है कि इंडस्ट्रीज की जो अनाउंसमेंट किया वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ही करना है। तो जो 500 लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है, कोई भी अनाउंसमेंट की हम एक्सपेक्टेशंस कल कर सकते हैं, क्योंकि आज जो 500 लोगों के साथ मीटिंग होगी उसमें कई विचार विमर्श किए जाएंगे, उनसे उनकी राय रखी जाएगी
कि आप किस टाइप के कंसेशन की उम्मीद करते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा छूट चाहिए, आपको फिक्स चार्ज में ज्यादा छूट चाहिए, आपको टाइमिंग में ज्यादा छूट चाहिए, कि आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कोई कंसेशन चाहिए। उन सभी चीजों में आप ये डिस्कशन की जाएगी। वही कल 1000 के करीब लोग इंडस्ट्रियल से मीटिंग है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ एक लंबी डिस्कशंस के चांसेस है। तो अब बात ये हो जाती है कि मानसर और भटिंडा ये काफी एक्टिव एरियाज है यहाँ पे पंजाब में, वहां पे बात करनी होगी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या ऑफर करते हैं, और जब जो चीज ऑफर होती है वो डिस्कस होती है काउंटर में, ये हम कहेंगे अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से क्या ऑफर लेके आए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हमारी तरफ से आपके लिए ये चीजें हम पक्का देंगे। तो बिल्कुल वो ठीक सब है। चीजें डिस्कस हो सकती है जी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान तो फिलहाल नहीं किया है, लेकिन मीडिया के सामने आकर उन सभी विरोधियों को करारे जवाब दिए हैं जो पिछले काफी दिनों से कैप्टन पर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में थे। कैप्टन ने सुखजिंदर रंधावा को जहां गृह मंत्री पद के नाकाबिल बताया, तो वहीं बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का विरोध करने वाले नेताओं को तथ्यों और सबूतों सहित केंद्र का फैसला ठीक साबित करने की कोशिश भी की है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच तो ट्वीट वॉर काफी देर तक जारी ही रहा और अब ये जंग जो है वो और तेज होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ नई पार्टी का ऐलान हालांकि अभी तक नहीं किया है कैप्टन ने, लेकिन तमाम विरोधियों पर निशाना साधा। तो इसी खबर पर चर्चा संवाददाता से करेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर खुद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान तो फिलहाल नहीं किया है, लेकिन तमाम विरोधियों पर निशाना जरूर साधा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से लगातार कैप्टन जो है वो पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि अब वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और इसी ऐलान को हो सकता है कि दिवाली के आसपास वो इसका ऐलान करे, ये संभावनाएं भी है, लेकिन उससे पहले तमाम विरोधियों पर वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया उसको लेकर केंद्र की जो फैसले है उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जा सकता है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालांकि कल संभावना जताई जा रही थी कि वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐलान नहीं किया और मगर उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया कि वो किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पूरी बातचीत को देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि कानूनों को लेकर चिंतित हैं और इसके लिए वो आज गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए भी गए हैं और ये चिंता जो है वो उनकी इसलिए भी बनती है क्योंकि इस वक्त किसान जो है वो एक लंबे संघर्ष से गुजर रहा है और किसान जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है पूरे देश में और पंजाब में भी है। पंजाब में क्योंकि चुनाव हैं, लिहाजा हर कोई इसके समर्थन में खड़ा होकर अपनी एक राजनीतिक जमीन है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी लिया जा सकता है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति जो है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द घूमती रही है, चाहे वो पानी वाला मुद्दा हो एसवाईएल का, जब इन्होंने समझौते जो है वो रद्द किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, तब से इनको पानी का राखा जो है उस नाम से वो संज्ञा एक जो है वो कांग्रेस ने अपने इस नेता को दी थी। यानी कहीं ना कहीं किसानों की बात पर क्रेडिट लेने की होड़ सभी में है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसी दौड़ में शामिल होकर अब इस मुद्दे का समाधान करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिश्ते हैं, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करें तो हो सकता है कि ये मामला समाधान की तरफ बढ़ रहा हो और इसमें योगदान जो है वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने ये इशारा जो है वो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ के मामले में जो केंद्र का फैसला है जिसका तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो पंजाब में विरोध कर रही हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ खड़े हैं और उन्होंने जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था वो कैप्टन अमरिंदर ने किया है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है ऑल पार्टी जो मीटिंग है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसका बायकॉट किया था। हालांकि बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाकर अपनी बात रखती कि किस तरह से ये फैसला पंजाब के लोगों के हित में है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचता, एक तर्क पहुंचता कि किस वजह से ये फैसला जो है वो लागू किया गया है। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ना होने की वजह से एक तरफा पिटाई, ये कहें कि एक तरफा पिटाई जो भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल खुलकर इसका समर्थन किया है और तर्क दिए हैं अपने एक राजनीतिक अनुभव के साथ साथ अपने एक जो सैनिक आर्मी में रहते हुए, आर्मी ऑफिसर रहते हुए उनका एक जो अनुभव है रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर, उन्होंने ये तर्क दिए हैं कि पहले पाकिस्तान जो है वो सीमा के बिल्कुल नजदीक इस तरह की कोशिश करता था कि यहाँ पे नशे या फिर जो अवैध हथियार हैं उनको भेजकर भारत को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन धीरे धीरे उसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ तक बढ़ गया है कि 31 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने मामला जो है वो उसका एग्जाम्पल दिया है, बकायदा सबूतों के साथ देने की कोशिश की है, तथ्यों के साथ देने की कोशिश की है कि 31 किलोमीटर तक ड्रोन जो है वो भारत की सीमा में आता है और वहां पर नशा या हथियार सप्लाई करता है। तो ऐसे में बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया है वो पंजाब के लिए और भारत के लिए एक ये कहें कि सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनके हमले कुंद करने की कोशिश की है। अनुषा आलम के बारे में उन्होंने रंधावा को खरी सुनाई है कि जो रंधावा इतने साल तक उनके साथ चुप रहते हुए चुप रहे, वो अब क्यों बोल रहे हैं। महज एक राजनीतिक स्टंट या राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो रंधावा है वो बोल रहे हैं। और उन्होंने रंधावा को यह तक भी कहा कि वो एक गंभीर गृह मंत्री नहीं है, क्योंकि बीएसएफ के मुद्दे का यदि वो विरोध कर रहे हैं तो सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसकी गंभीरता वो समझते नहीं है। उन पर बड़ा हमला किया है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को भी कहीं ना कहीं उन्होंने आड़े हाथों लिए, उनको जवाब देने की कोशिश की। हालांकि ट्वीट वार जो है उनका नवजोत सिंह सिद्धू का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देर शाम तक चलता रहा। तो यहाँ कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी लाइन जो है वो क्लियर कर गए हैं, एक भूमिका जो है वो जरूर बांध गए हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले कैप्टन ने ये ऐलान भी किया ना, देखिए कुलबीर जी, कि उन्होंने साफ कहा कि अगर किसानों का मुद्दा हल होता है तो वो बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और नई पार्टी वो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव भी वो लड़ेंगे और गठबंधन की उन्हें जरूरत होगी। तो इसी वजह से बीजेपी से वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसानों का मुद्दा हल हो तो। लेकिन अगर बात किसानों की करें, किसानों के लिए मसीहा बनते नजर आ रहे हैं कैप्टन, लेकिन किसान जो है बीजेपी से लगातार नाराज चल रहे हैं। अब जिस तरीके से हरियाणा की तर्ज पर ये तमाम चीज़ों को देखें तो जो जेजेपी पार्टी है हरियाणा में, उसने गठबंधन किया बीजेपी के साथ तो उनका विरोध हुआ। कहीं ना कहीं अगर कैप्टन बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या उन्हें भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है किसानों की? देखिए ये आपका बेहद वाजिब सवाल है और कैप्टन की राजनीति की तरफ उससे ज्यादा ताल्लुक ये रखता है, क्योंकि जिस दिशा में कैप्टन अमरिंदर सिंह जा रहे हैं वो दिशा उनके लिए सही भी रहेगी, फिट भी बैठेगी या नहीं बैठेगी। इसका जवाब ये हो सकता है कि जो किसान है उनके मूड पे डिपेंड करता है, उनके विश्वास पे डिपेंड करता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कितना विश्वास करते हैं, कितना अपना मानते हैं। यदि किसान अमरिंदर सिंह पर तो इस समस्या का हल जो है उसकी दिशा में कदम बढ़ सकते हैं केंद्र के साथ तालमेल बैठाकर, क्योंकि मध्यस्थता जो है वो कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और लेकिन किसान यदि सहमत ना हुए तो ये बड़ा जोखिम भरा कदम होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपने जीवन की राजनीति की उस मुकाम पर खड़े हैं जिससे अगर एक भी चूक से पैर फिसला तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीतिक कैरियर जो है वो तबाह हो सकता है। क्योंकि यदि उनकी एज की बात करें वहां पर भी कहीं ना कहीं जो एक विचार करने लायक जो है वो उनकी एज है। और दूसरा वो क्योंकि कैप्टन कांग्रेस से छिटक कर आए हैं और कैप्टन का कांग्रेस में ही बेहद ज्यादा विरोध हुआ है, तो ऐसे में कैप्टन के पास कोई और विकल्प बचेगा नहीं। हालांकि कल जैसे उन्होंने साफ कहा कि उनको जंग लड़नी है और जंग लड़ने के लिए
फौज की जरूरत होती है। लिहाजा वो गठबंधन के विकल्प तलाशेंगे और उन्होंने कहा कि फ्रंट जो है वो खड़ा करेंगे। यानी जो एंटी कांग्रेस हो, एंटी अकाली दल हो और एंटी आम आदमी पार्टी हो, वो उन लोगों की अपनी विचारधारा के उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल सच है कि किसान यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विश्वास जताते हैं, उनको समर्थन देते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ये संजीवनी होगी। और यदि किसान जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विश्वास नहीं करते और जो हाल जिस तरह से आपने जेजेपी की बात की, हरियाणा का जिक्र किया और यदि उसी भूमिका में कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी खड़ा करके किसान जो है वो उनसे नाराजगी जाहिर करते हैं, तो ये नुकसान भरा कदम जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो मुंबई से है, जहां पर एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एनसीपी नेता नवाब मलिक के बीच अब भी लड़ाई जो है वो लगातार बड़ी होती जा रही है और तनातनी जो है वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री मलिक ने गुरुवार शाम को फिर से एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास वानखेड़े नाम की एक कठपुतली है और वो लोगों को फर्जी मामलों में फंसाता है। मलिक ने कहा कि मैं वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि वो 1 साल के भीतर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। आपको जेल भेजने तक का जनता चुप नहीं बैठेगी। हमारे पास आपके हर फर्जी मामलों के सबूत हैं। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने वानखेड़े से सवालिया लहजे में पूछा कि बताओ तुम्हारा बाप कौन है जो दबाव बना रहा है। नवाब मलिक किसी के बाप से डरने वाला नहीं, ये जो शब्द है वो नवाब मलिक ने कहे। और इससे पहले गुरुवार सुबह मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने दुबई और मालदीव जाकर बॉलीवुड स्टार से वसूली की है। मलिक के इन आरोपों पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एक बातचीत में कहा कि नवाब मलिक झूठे हैं और वो इस मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अपने अधिकारी के समर्थन में शाम को एनसीबी ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि वानखेड़े एनसीबी ज्वाइन करने के बाद कभी भी दुबई नहीं गए हैं। तो आपको बता दें कि एनसीपी चीफ नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। ये खबर मुंबई से, जहां पर एक बार फिर से नवाब मलिक जो है उन्होंने सीधे तौर पर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एनसीबी जिसने ये तमाम बीड़ा उठाया है, एक जिम्मा उठाया है जो नशे का कारोबार है उसको खत्म करने का, उन पर जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं जांच की आंच महाराष्ट्र पुलिस पर ना आए, सुई वहां की तरफ ना घूमे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से तमाम आरोप जो है वो समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है। लगातार फर्जीवाड़े का आरोप नवाब मलिक जो है वो लगाते जा रहे हैं, लेकिन क्या तथ्य है, क्या सबूत है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। हालांकि एनसीबी ने भी इस पर अभी तक कोई भी पक्ष जो है वो नहीं रखा है और न ही इन बातों का खंडन किया है। तो आपको बता दें कि नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर हमला किया है और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके पास वानखेड़े नाम की एक कठपुतली है। जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से समीर वानखेड़े और नवाब मलिक दोनों में तनातनी बढ़ती जा रही है और ये तनातनी कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं जांच जो है वो आर्यन खान केस की वो प्रभावित होती नजर आ रही है। किस तरीके के समीकरण फिलहाल महाराष्ट्र में बनते नजर आ रहे हैं? मुस्कान, देखिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण की बात करें या फिर ड्रग्स को लेकर के एनसीबी जिस तरीके से नवाब मलिक एक के बाद एक जो बयान दे रहे हैं वो सीधा सीधा केंद्रीय एजेंसी सहित केंद्रीय सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वानखेड़े नाम की जो कठपुतली है वो इशारे पर नाच रही है, वो आगे अपने बयान में भी कहते हैं कि समीर वानखेड़े को 1 साल के अंदर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस नवाब मलिक ने जो बयान दिया है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है मुस्कान, एक पाना मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी के जो दूसरे डायरेक्टर है, जो दूसरे अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पर कल देर शाम तक बयान दिया कि समीर वानखेड़े
जब से एनसीबी ज्वाइन किए हैं और दुबई नहीं गए हैं, जबकि एनसीपी के नेता मंत्री नवाब मलिक कह रहे हैं कि विदेशों तक पैसे की उगाही की गई है, हमारे पास सबूत है। अब ऐसे में सच्चाई कितनी है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। मुस्कान। बिल्कुल, ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन मुरारी देखिए, बात तो एक ये भी है ना कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार नशे का कारोबार फूलता जा रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी इतनी सक्रिय नहीं है। कुछ जगहों पर जिस तरीके से कल मुंबई में एयरपोर्ट पर जो ड्रग्स है वो पकड़े गए, कुछ चंद जगहों पर ये तमाम चीज जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर नशे का कारोबार है और वहां पर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस कोई भी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रसूखदारों की शह का ही ये नतीजा है कि इस तरीके से महाराष्ट्र में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। और अगर एनसीबी के तमाम जो अधिकारी है वो अगर इस तरीके से कार्रवाई करते हैं तो जांच की आंच एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार की ओर न आए, इस वजह से कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, बहुत सही आपने कहा है कि जो ये जांच की आंच है ये इन राजनेताओं तक न पहुंचे और शायद यही वजह है कि लगातार जो एनसीबी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, चाहे नवाब मलिक जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर सरकार को आपत्ति है तो महाविकास अघाड़ी सरकार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में है। क्या इन तीन नेताओं के लोग बैठक नहीं कर सकते? क्या कोई टीम नहीं बना सकती? या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में गंभीरता लेकर आगे क्यों नहीं आते हैं? पूरे मामले में जांच क्यों नहीं की जाती है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, किस बुनियाद पर ये आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ऐसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुस्कान। बिल्कुल, फिलहाल मुरारी किस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, आर्यन खान केस में लगातार जांच तो प्रभावित होती नजर आ रही है, लेकिन नवाब मलिक जिस तरीके से लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं, उसका समीर वानखेड़े ने अभी तक या फिर एनसीबी ने पूरे तरीके से खंडन नहीं किया है। तो इस चीज को किस तरीके से देखा जाए? मुस्कान, देखिए 5 लोगों की टीम जो है अब मुंबई पहुंची हुई है। 5 से 7 लोगों के जो बयान है वो लिए गए हैं और खुद समीर वानखेड़े से भी 4 घंटे की पूछताछ हुई है। हालांकि अभी तक एनसीबी के अधिकारियों ने साफ नहीं किया है कि पूछताछ में क्या कुछ निकल करके आया है, लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक दावा कर रहे हैं और उस पर जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो भी साफ तौर पर अपना बयान रखे हैं कि दुबई जाने की जो बात कही जा रही है, चाहे वो पॉलिटिशियन दबाव के तहत कही जा रही है, क्योंकि अगर नवाब मलिक के उस बयान पर भी नजर डालें कि आपका बाप कौन है, क्योंकि जब इनके दामाद की गिरफ्तारी हुई थी उस समय से लेकर के लगातार एनसीपी नेता इस जांच के ऊपर काफी खफा थे। अब ऐसे में जो जांच हो रही है उसमें जो आरोप लगे हुए हैं उस आरोप के तथ्य को बना करके जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसे में जांच को कह सकते हैं कि भटकाने का काम किया जा रहा है। आज 2:30 बजे फिर आर्यन खान की सुनवाई है, देखना ही होगा कि कोर्ट में क्या कुछ रिजल्ट निकलता है। लेकिन राजनीतिक सियासत कहें या फिर एनसीबी बनाम एनसीपी, ये महाराष्ट्र में जारी है। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, देखिए अब सवाल तो ये भी उठता है, लगातार जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर फिलहाल जांच की आंच तो सिरे तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर है, लेकिन अहम बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ना तो नशे के कारोबार को रोक रही है और अगर एनसीबी रोक रही है तो उसको भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नवाब मलिक ने खुद ही ये बात कही कि जब सुशांत सिंह राजपूत केस चल रहा था उस समय एनसीबी ने कार्रवाई की थी, तब नवाब मलिक के दामाद जो हैं समीर खान, उन पर जांच की आंच आई थी, बहुत लंबे समय तक उनसे पूछताछ की गई। उसी का कहीं ना कहीं बदला जो है वो समीर वानखेड़े से लिया जा रहा है, क्योंकि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की निजता का हनन किया जा रहा है। उन्हें अपनी बेटी की निजता का हनन तो दिखा, लेकिन समीर वानखेड़े की निजता जो लगातार इस तरीके से तार तार की जा रही है उसका हनन किया जा रहा है, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं? बिल्कुल मुस्कान, अगर ये राजनीतिक बात नहीं होती है, महाराष्ट्र की बात है, अगर ये जांच गलत है तो सिर्फ एनसीपी नेता नवाब मलिक ही क्यों बार बार बयान दे रहे हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ऐसे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री वलसे पाटिल, ये जो जिम्मेदार लोग हैं इस मामले पर खामोशी है।
तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो नवाब मलिक के दामाद की जो गिरफ्तारी, जो पूछताछ हुई थी, जो कह सकते हैं कि उन्हें समस्याएं हुई थी, उसी का वो बदला ले रहे हैं लगातार। वो जिस तरीके से देश की एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर मुस्कान मुंबई की बात करें, खास प्रॉपर मुंबई की, तो एनसीबी समीर वानखेड़े के नाम से ड्रग्स माफियाओं के पसीने छूट गए हैं। कुछ तो मुंबई छोड़कर फरार है और कुछ तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और ऐसे ऑफिसर को लगातार भ्रष्टाचार बताना, ऐसे अधिकारी के ऊपर पैसे की उगाही का आरोप लगाना, ये कहीं से भी लाजमी नहीं है। अब ऐसे में आरोप लग चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है। अब जो मामला कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो आर्यन खान के जमानत से जुड़े हों या फिर और गवाहों से रिलेटेड, ऐसे में किस तरीके की परिस्थिति बनती है, ये इंतजार करना होगा। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। बुधवार शाम 6 बजे रैगांव विधानसभा में उपचुनाव का चुनाव प्रचार थम गया है। इसे देखते हुए आखिरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बुधवार दोपहर सतना के रैगांव विधानसभा के कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ को ट्विटर की उड़ती चिड़िया करार दिया है और कहा कि जैसे ट्विटर में चिड़िया उड़ती दिखती है, वैसे ही कमलनाथ भी है और जमीन पर कभी नहीं आते हैं। उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जमीन पर कम रहते हैं, ट्विटर पर ही चिड़िया उड़ाते रहते हैं। कहते हैं मामा घोषणा वीर हैं। कमलनाथ जी वीर ही तो घोषणा करते हैं, तुम कभी जमीन पर उतरकर तो आओ। कहते हैं मामा नारियल फोड़ता है, हमने कोठी को तहसील बनाने की घोषणा की तो तहसील बनाया। कोठी में कॉलेज बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा, पुल पुलिया बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा, विकास के लिए नारियल फोड़ूंगा, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए रानी अंबावती बाई और बाबा अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए नारियल फोड़ूंगा। कमलनाथ जी तुम्हारी तो किस्मत फूटी है, तुम्हारे भाग्य में नारियल फोड़ना था ही नहीं। तुम गाली देते रहो, हम विकास करते रहेंगे। सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनको संबोधित करते हुए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये तमाम बातें कही। तो इस पर जरा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश और सतना से संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से अब यहां पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच के माध्यम से कमलनाथ पर निशाना साधा और इसी के साथ सबसे अहम सवाल ये कि चुनाव प्रचार थम गया है। किस तरीके की हवा, किस तरीके की बयार फिलहाल अभी उपचुनावों के लिए देखने को मिल रही है? जी, रैगांव विधानसभा में शाम 6 बजे बुधवार के शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरी बार सतना जिले के रैगांव विधानसभा अंतर्गत कोठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच पर भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वह विकास का कार्य करते हैं और उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर भी पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ को ट्विटर की उड़ती चिड़िया करार दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि कमलनाथ ट्विटर की उड़ती चिड़िया हैं, वह जमीन पर कभी नहीं आते हैं, सिर्फ ट्विटर पर ही चिड़िया उड़ाते रहते हैं। यहाँ तक कि कमलनाथ के द्वारा बोला जाता है कि मामा घोषणा वीर है। कमलनाथ जी घोषणा तो वीर ही करते हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कांग्रेस पर पलटवार किया गया और जमकर निशाना साधा गया। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर बोलते हैं कि वह विकास के नाम पर
वोट मांगने आए हैं और वह विकास के कार्यों को करते हैं। उन्होंने बोला कि वह कोठी को तहसील बनवाने की घोषणा की थी और कोठी को तहसील बनवा दिए। और भी अहम घोषणाएं करेंगे और नारियल फोड़ेंगे। नारियल फोड़ने को लेकर पूर्व में कमलनाथ द्वारा बोला गया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ नारियल फोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बोला गया कि नारियल वही फोड़ते हैं जो विकास का कार्य करते हैं और वह नारियल फोड़ेंगे। अभी वह कॉलेज बनवाएंगे, प्रतिमा लगवाएंगे, तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएंगे, कई विकास के कार्य करवाएंगे, जिस पर वह नारियल फोड़ेंगे। कमलनाथ जी, आप गाली देते रहो और हम विकास का कार्य करते रहेंगे। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा गया और प्रतिमा बागरी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की गई है। विजय, जिस तरीके से प्रतिमा बागड़ी के लिए वोट की अपील की गई है, क्या लगता है फिलहाल जिस तरीके से उपचुनाव मध्य प्रदेश में है, जो 3 सीटों पर जो उपचुनाव है, इसमें किस तरीके की स्थितियां बन रही है, किसे ज्यादा बढ़त मिल सकती है, क्या कुछ समीकरण? अगर हम रैगांव की बात करें तो रैगांव में चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रदेश के दिग्गज नेताओं सहित छोटे बड़े बहुत से नेता रैगांव विधानसभा में पहुंचे हुए थे और जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम 6 बजे चुनाव प्रचार में रोक लगा तो इसमें यह भी रोक लगा दी गई कि बाहर के जो नेता आए हुए हैं वह रैगांव विधानसभा में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन इससे पूर्व लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वह वोट की मांग करते रहे। लेकिन रैगांव सहित अन्य 2 विधानसभा चुनाव जो हैं यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार बन भी सकती है और पलट भी सकती है। इस कारण से प्रदेश के दिग्गज नेताओं सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है और इसी को लेकर चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रचार के आखिरी दिन सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से गरजे और मंच के माध्यम से प्रतिमा बागड़ी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तो बुधवार शाम 6 बजे रैगांव विधानसभा उपचुनाव का ये चुनाव प्रचार थमा और इस चुनाव प्रचार के थमते ही सीधे तौर पर जो अब तमाम पार्टियां हैं वो यहां पर अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं, जिसके बाद उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और कुछ समय बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और साफ तौर पर उनको कहा कि आपकी तो किस्मत में ही विकास करना नहीं था, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी वीर ही तो घोषणा करते हैं, आपको कभी घोषणा करने का मौका ही नहीं मिला, ना ही नारियल फोड़ने का मौका मिला। इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमलनाथ पर लगाए गए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।